क्या आपने कभी सुना है कि विमान जाके किसी पहाड़ पे टकराया? अगर नहीं सुना है तो आज सुनोगे एक विमान की सत्य घटना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में 52 साल पहले एक विमान सीधे पहाड़ से टकरा गया। हैरानी की बात यह है कि टक्कर के ठीक बाद विमान गायब हो गया। यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो 8,900 किलोमीटर लंबी है, जहां आपको 15,000 फीट तक ऊंचे पहाड़, असहनीय ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब न तो विमान का मलबा मिला और न ही कोई शव, तो अधिकारियों को यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा होगा। इसलिए उन्होंने तलाशी अभियान बंद करने की घोषणा कर दी। समाचार माध्यमों में कुछ दिनों तक विमान दुर्घटना की चर्चा होती रही और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग इस हादसे को लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन करीब 2.5 महीने बाद, यानी घटना के ठीक 72 दिन बाद, अधिकारियों को लापता विमान का संदेश मिला। यह उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 थी, जिसने वास्तविक जीवन में एक चमत्कार किया और इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। 12 अक्टूबर 1972 को यह फ्लाइट उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से रग्बी खिलाड़ियों को लेकर उड़ान भरी थी, जो एक मैच खेलने के लिए चिली की राजधानी सैंटियागो जा रहे थे। विमान में रग्बी खिलाड़ियों समेत कुल 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब विमान अर्जेंटीना के ऊपर ही था, तब खराब मौसम के कारण उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में उतरना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज अर्जेंटीना और चिली के बीच दीवार की तरह खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ अपने आप में खतरनाक हैं और खराब मौसम में इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं था। पायलट की योजना मेंडोजा में एक रात बिताने और फिर अगले दिन मौसम में सुधार होने पर एंडीज को पार करने की थी। लेकिन पायलट और सभी यात्रियों को क्या पता था कि अगले दिन उन पर कौन सी विपत्ति आने वाली है। अगले दिन, जो शुक्रवार 13 अक्टूबर था, फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से उड़ान भरी। मानचित्र को देखें तो मेंडोजा और उनके गंतव्य सैंटियागो के बीच की दूरी केवल 180 किलोमीटर है। लेकिन इन 180 किलोमीटर में केवल एंडीज की 15,000 फीट ऊंची चोटियां शामिल हैं। इसलिए उड़ान का नियोजित मार्ग ऐसा था कि विमान पहले मेंडोजा के दक्षिण में जाएगा, उसकी ऊंचाई हासिल करेगा और फिर लेंचोन दर्रे के समानांतर पहुंचकर एंडीज की ओर मुड़ेगा, इन खतरनाक पहाड़ों को पार करेगा और फिर उसके पास मुड़ेगा। सैंटियागो में सीधे उतरने से पहले चिली में क्विरिको शहर। फ्लाइट 571 का पायलट इस रूट पर करीब 50 उड़ानें पूरी कर चुका था, इसलिए उसे खुद पर काफी भरोसा था। जैसे ही मेंडोजा से उड़ान भरी, विमान योजना का पालन करते हुए दक्षिण की ओर चला गया। इसकी चढ़ाई के दौरान पायलट ने देखा कि बादलों की एक मोटी परत ने नीचे के दृश्य को अस्पष्ट कर दिया है। इस स्थिति में पायलट ने नियंत्रण टावर से संपर्क स्थापित किया, जो रडार को देखकर रेडियो के माध्यम से पायलट को उसके स्थान की जानकारी देता रहेगा। कंट्रोल टावर के अलावा पायलट एक और तरीके से अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें विमान के अंतिम ज्ञात स्थान को ध्यान में रखना और विमान की गति के आधार पर वर्तमान स्थान की गणना करना शामिल है। इस पद्धति को विमानन भाषा में डेड रेकनिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लेंचोन दर्रे के समानांतर पहुंची, उन्होंने दाहिनी ओर मुड़ लिया। अब वे 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीले आकाश और नीचे सफेद बादलों के साथ पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर निर्भर था। जैसे ही वे प्लेंचोन दर्रे के पास पहुंचे, उड़ान 571 नियंत्रण टावर के रडार से गायब हो गई। यह सामान्य था क्योंकि पहाड़ी इलाके में रडार सिग्नल कमजोर हो गए थे।
अब सहपायलट ने उनके स्थान की गणना करने के लिए डेड रेकनिंग का उपयोग किया। सैंटियागो टावर को रेडियो दिया कि वे 1 मिनट में चिली के क्यूरिको शहर तक पहुंच जाएंगे और अपनी ऊंचाई कम करने की अनुमति मांगी। आमतौर पर एक विमान को प्लेंचोन पास से क्यूरिको पहुंचने में 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने यह दूरी सिर्फ 3 मिनट में तय कर ली थी। नियंत्रण टावर के कर्मचारियों को यह समझ नहीं आया, लेकिन चूंकि उनके रडार पर फ्लाइट 571 नहीं थी, इसलिए उन्होंने विमान को उतरने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि विमान के स्थान के बारे में सहपायलट की गणना गलत थी। पायलट ने सोचा कि वे क्यूरिको के ऊपर हैं, लेकिन वास्तव में वे बस प्लेंचोन दर्रे को पार कर रहे थे। एक बड़ी आपदा उड़ान 571 का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्हें नियंत्रण टावर से अनुमति मिली, पायलट ने दाहिनी ओर मोड़ दिया और विमान की ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्हें खतरनाक अशांति का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वे सफेद बादलों की परत को पार कर गए तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। हाँ, इस बिंदु पर पायलट को एहसास हुआ कि वे अभी भी एंडीज में थे। पायलट ने दोबारा ऊंचाई हासिल करने का पूरा प्रयास किया। विमान का अगला भाग अब आकाश की ओर था, लेकिन दुर्भाग्यवश शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट 571 की कहानी पहाड़ की चोटी से टकराकर विमान से अलग हो गई। इस समय पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। अपनी पूंछ और पंखों के बिना फ्लाइट 571 का धड़ बर्फ से फिसलता हुआ सीधे नीचे आ रहा था और इस बिंदु पर रुक गया। दुर्घटना के कारण 12 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, विशेषकर वे जो विमान के पिछले हिस्से में थे। चमत्कारिक रूप से विमान के धड़ में सवार 33 यात्री बच गए, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पूंछ अलग होने के कारण विमान का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और तेज ठंड प्रवेश कर रही थी। वे अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज में फंस गए थे, जहां तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही वे बाहर निकले, जहां तक नजर जा रही थी उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। मीलों तक कोई इंसान, जानवर या हरियाली नजर नहीं आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों के शवों को बाहर बर्फ में दफनाया। इस बीच विमान दुर्घटना की खबर ने चिली के अधिकारियों को सतर्क कर दिया था, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि दुर्घटना वास्तव में अर्जेंटीना में हुई थी। प्रारंभ में चिली के अधिकारियों ने 4 हवाई जहाजों को शामिल करके एक खोज अभियान शुरू किया। उन्होंने सुबह से शाम तक संदिग्ध इलाके की तलाशी ली, लेकिन न तो कोई विमान दिखा और न ही कोई मलबा मिला। यह बहुत कठिन खोज अभियान था क्योंकि नीचे बर्फ से ढके पहाड़ प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उरुग्वे अर्जेंटीना ने भी इस खोज अभियान में भाग लिया और अब कुल 11 विमानों ने उड़ान 571 की खोज में पूरा दिन बिताया। दुर्घटना स्थल पर कई बचाव विमानों ने जीवित यात्रियों के ऊपर से उड़ान भरी। उनके हताश संकेत के बावजूद बचाव विमान उन पर ध्यान देने में विफल रहे। बाद में उन्हें सामान के एक बैग में एक लिपस्टिक मिली, जिस पर उन्होंने SOS लिखा था। विमान के धड़ पर बड़े अक्षरों में। उन्होंने बर्फ में सामान की थैलियों के साथ पार भी किया, लेकिन फिर भी बचाव विमानों ने उन्हें नहीं देखा। 8 दिनों तक खोज अभियान जारी रहने के बाद 21 अक्टूबर को सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया और खोज अभियान समाप्त कर दिया गया। 11वें दिन दुर्घटना स्थल पर यात्रियों को कॉकपिट में एक रेडियो मिला। इसे ट्यून करते करते उन्हें खबर मिली कि उन्हें ढूंढने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। पहले से ही एक गंभीर स्थिति में इस खबर ने उन्हें और भी निराशा में डाल दिया। उन्हें बचाए जाने की जो आशा थी वह अब खत्म हो गई थी। पहली 5 रातों में ही 5 और यात्रियों ने दम तोड़ दिया। अब दुर्घटना स्थल पर केवल 28 यात्री बचे थे।
उन्होंने खुद को ठंड से बचाने के लिए विमान के ढांचे को सील करने के लिए मलबा और सामान इकट्ठा किया। उन्होंने अपने लिए शीशे बनाने के लिए कॉकपिट के प्लास्टिक के छज्जे को भी काट दिया, जिससे बर्फ से परावर्तित प्रकाश से कुछ सुरक्षा मिली। उन्होंने गर्मी के लिए सीट कवर का इस्तेमाल किया और सीट कुशन को स्नोशूज में बदल दिया। उस समय उनके पास खाने के लिए केवल 8 चॉकलेट बार, जैम के 3 जार, कुछ सूखे मेवे और पानी की कुछ बोतलें थीं। पहले सप्ताह के दौरान वे बमुश्किल इस भोजन को बांटकर खा पाए, लेकिन जब ये सभी चीजें खत्म हो गईं, तो उन्होंने कपड़े और कपास खाना शुरू कर दिया, जिससे वे और अधिक बीमार हो गए। एंडीज के इस हिस्से में उन्हें ऊर्जा के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा जिस रिज पर वे दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, वहां से नीचे उतरना या ऊपर की ओर बढ़ना असंभव था। अंत में जब उन्हें कोई अन्य उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने अपने मृत साथियों के शरीर के अंगों को खाना शुरू कर दिया। ये फैसला बेहद कठिन था, लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान यात्रियों के शरीर का वजन 40% तक कम हो गया था। दुर्घटना के 17 दिन बाद 29 अक्टूबर की रात को अचानक एक हिमस्खलन हुआ, जिससे विमान का धड़ बुरी तरह प्रभावित हुआ। बर्फबारी की गति इतनी तीव्र थी कि पूरा विमान अंदर से बर्फ से भर गया था। इस घटना में जीवित बचे 9 लोगों की मौत हो गई। बाकी 19 लोगों ने बर्फ हटाने और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया। दिन बीत रहे थे और बचे लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक एक करके बचे हुए लोग मौत का शिकार हो रहे थे और जो बचे थे वे अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर तक दुर्घटना के 60 दिन बाद जीवित बचे 3 और लोग जिंदगी से जंग हार गए। अब शेष 16 लोगों के पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो मर जाएं या किसी भी तरह से पश्चिम की ओर खड़ी चट्टान पर चढ़ने का साहस जुटाएं। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी खिलाड़ियों पैराडो, कैनेसा और विजिंटिन ने पश्चिमी चोटी पर चढ़ने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि दूसरी तरफ एक हरी घाटी मिलेगी जहां उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। यह एक बहुत ही दर्दनाक यात्रा थी, क्योंकि उनके पास पेशेवर गियर नहीं थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने खुद को हाथ से बने स्लीपिंग बैग और विमान की सीटों से बने गर्म कपड़ों में लपेटा और पैदल यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिनों तक लगातार चलने के बाद जब वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पहाड़ का दूसरा किनारा भी इस तरफ की तरह ही बर्फ से ढका हुआ था। वहां न तो हरियाली थी और न ही जीवन का कोई निशान। भोजन की कमी के कारण एक व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर लौट आया। पैराडो और कैनेसा मदद की तलाश में पहाड़ के दूसरी ओर नीचे की ओर चले गए। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने और भयानक स्थिति में 61 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वे अंततः एक घाटी में पहुंचे जहां हरियाली, जानवर और एक बहती नदी थी। पहले उन्होंने नदी से पानी पिया और फिर उन्हें नदी के दूसरी ओर घोड़े पर सवार एक व्यक्ति दिखाई दिया। नदी के शोर के कारण वे उस व्यक्ति तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके। घोड़े पर सवार व्यक्ति को एक विचार आया और उसने कागज और कलम को एक पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। पैराडो और कैनेसा ने पूरी घटना कागज पर लिखी और उसे वापस फेंक दिया। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने पत्र चिली के अधिकारियों तक पहुंचाया। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोग 2.5 महीने बाद भी जीवित हो सकते हैं। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत पैराडो और कैनेसा को बचाया, उन्हें चिकित्सा देखभाल प्रदान की और फिर उनसे एक विस्तृत साक्षात्कार लिया। दुर्घटना के 72 दिन बाद 22 दिसंबर को पैराडो और कैनेसा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। पायलट पहाड़ की चोटी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया।
उसे आश्चर्य हुआ कि ये दो रग्बी खिलाड़ी बिना किसी गियर या अनुभव के इस पर चढ़ने में कैसे कामयाब रहे। अंततः धड़ में बचे सभी बचे लोगों को बचा लिया गया और उनके मृत साथियों को उसी स्थान पर एक बड़ी कब्र में दफनाया गया। स्मारक बनाने के लिए कब्र पर कुछ पत्थर रख दिए गए जो आज भी उसी हालत में वहां मौजूद हैं। उचित भोजन और पानी के बिना 72 दिनों तक जीवित रहना हमें याद दिलाता है कि यदि कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है तो वह बड़ी से बड़ी विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है।